मैं अभिजीत कुमार ब्रिज किशोर बेस्ट क्लासेज में आप सभी को स्वागत करता हूं और हम आज नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ कुछ महत्वपूर्ण धातुओं के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे, एकदम नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। इसके पहले मैंने एल्युमिनियम का निष्कर्षण और जिंक का निष्कर्षण बताए थे, जो बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। उन्हीं प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आपका लोहा का निष्कर्षण भी एक महत्वपूर्ण निष्कर्षण है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज इसको हम लोग नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ पढ़ेंगे, सिर्फ आप वीडियो पर बने रहें। लोहा का निष्कर्षण। लोहा एक धातु है जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक है, जिसका संकेत Fe होता है। इसकी परमाणु संख्या 26 एवं द्रव्यमान संख्या 56 होता है। कि अभी हमको यह जानना है कि लोहा का निष्कर्षण कैसे होता है। तो सबसे पहले हम यह जान ले कि आखिरकार लोहा क्या है। आखिरकार लोहा क्या है? तो जी हाँ, लोहा एक धातु है जिसकी परमाणु संख्या 26 होती है और द्रव्यमान संख्या 56 होता है। लोहा के नाम से आप लोग पूर्व परिचित हैं, क्योंकि जिस साइकिल पर हम बैठकर पढ़ने जाते हैं कोचिंग, उसमें भी लोहा का उपयोग किया जाता है। हमारे घरों में जो खाना बनता है, जो बर्तन होती है, उसमें भी लोहा का उपयोग किया जाता है, कढ़ाई, कलछुल। इसके बाद भी लोहा का उपयोग जो है बृहद पैमाना पर होता है, जो आप सभी जानते हैं, और उसी लोहा का हम निष्कर्षण करेंगे। तो हमें यह जानना है कि लोहा का निष्कर्षण। इसके पहले मैं बताया हूँ कि ये जो लोहा है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जो लोहा है वह प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अर्थात जो लोहा है किसी खनिज या अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो उस खनिज या अयस्क से लोहा को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम जो भी प्रक्रिया को अपनाते हैं वो निष्कर्षण कहलाता है। और आज हम लोग उस जो लोहा का जो खनिज है उससे आज हम लोहा की प्राप्ति करेंगे, शुद्ध लोहा की प्राप्ति करेंगे। तो आज हम लोग लोहा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सुगमता से कैसे किया जाता है, आज हम लोग जानेंगे। लोहा का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 होता है। अभी मैंने ये बताया कि जो लोहा के स्ट्रक्चर होता है इस प्रकार से होता है। इसके स्ट्रक्चर से देखने से यह पता चलता है कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, यानी जो लोहा है जिसकी परमाणु संख्या 26 है, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जब हम 26 इलेक्ट्रॉनों को उप कक्षाओं में जब वितरण कर देते हैं, वितरित कर देते हैं S, P, D के रूप में जब वितरित कर देते हैं, तो सबसे अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है वह D कक्षा में, D उप कक्षा में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है जी? D उप कक्षा में प्रवेश करता है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि जो आपका लोहा है वह D ब्लॉक का तत्व है। इसके पहले मैंने यह बताया है कि किसी भी तत्व का जब हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय हम क्या करते हैं कि जो उस तत्व की जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसको हम उप कक्षाओं में वितरण करते हैं। जब हम उप कक्षाओं में वितरण करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि सबसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उप कक्षा में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का तत्व होता है। तो यहाँ पे जो है लोहा का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर किए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किए, तो हम पाते हैं कि ये इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है डी उप कक्षा में प्रवेश कर रहा है। किस कक्षा में जी? डी उप कक्षा में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोहा है डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है जी? डी ब्लॉक का तत्व है। और यह एक संक्रमण तत्व भी है, क्योंकि डी ब्लॉक का तत्व ही संक्रमण तत्व कहलाता है। प्रकृति में लोहा मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैं यह पहले ही बता दिया हूं कि जो लोहा है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, बल्कि लोहा जो संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और संयुक्त अवस्था में किन किन रूपों में पाया जाता है तो मैं इसके पहले बताया हूं वीडियो में, उसको आप देख सकते हैं। या ये मैं बताने का यह कोशिश करूंगा कि जो लोहा है
वह प्रकृति में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है तो हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है। हेमाटाइट जिसका सूत्र Fe2O3 और मैग्नेटाइट जिसका Fe3O4 होता है। इस प्रकार अभी अभी मैंने ये जाना कि जो लोहा है प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है बल्कि संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, और यह लोहा संयुक्त अवस्था में हेमाटाइट और मैग्नेटाइट के रूप में पाया जाता है। अब हम लोहा के निष्कर्षण के बारे में जानेंगे। लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। सबसे पहले हेमाटाइट अयस्क को सांद्रित कर निस्तापित करते हैं जिससे वोलेटाइल पदार्थ निकल जाते हैं। अभी अभी मैंने बताया कि हम जो लोहा का निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से करते हैं। किससे करते हैं जी? हेमाटाइट अयस्क से करते हैं जिसका सूत्र Fe2O3 होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हेमाटाइट अयस्क को सांद्रित करते हैं। क्या करते हैं जी? हेमाटाइट अयस्क को सांद्रित कर देते हैं, और जैसे ही हम जब सांद्रित कर देते हैं तो हेमाटाइट अयस्क में जो अशुद्धि होती है, जो गैंग होती है, वह कुछ क्या होता है कि अलग हो जाते हैं, और जो सांद्रित हेमाटाइट अयस्क बचता है उसको हम निस्तापित करते हैं। क्या करते हैं जी? और जब निस्तापित करते हैं तो जितने भी वोलेटाइल पदार्थ होता है, क्या होता है जी? वोलेटाइल पदार्थ यानी जितने भी वाष्पशील पदार्थ हैं जैसे जल है, वह सब क्या होते हैं? उड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और यह ध्यान रहे कि जो यहाँ पे बोले हैं कि निस्तापित करते हैं, यानी हेमाटाइट को क्या करते हैं जी? निस्तापित करते हैं। तो इसके पहले मैंने यह बताया है कि निस्तापन क्या है। निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सांद्रित अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है, लेकिन इसको किसी एक भट्टी में रख कर बदला जाता है, जिस भट्टी को हम परावर्तनी भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? परावर्तनी भट्टी कहते हैं। और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है। जो निस्तापन प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की क्या होती है? अनुपस्थिति में होती है, अर्थात वायु की वहाँ पे उपस्थिति नहीं होती है। अब क्या करते हैं कि अब निस्तापित अयस्क को चूना पत्थर कोक के मिश्रण को बात्या भट्टी के ऊपर से गिराते हैं। अब क्या होता है कि जब हम हेमाटाइट अयस्क को निस्तापित कर लेते हैं तो उस हेमाटाइट अयस्क को अर्थात निस्तापित हेमाटाइट अयस्क को कोक और चूना पत्थर के साथ उसको हम एक बात्या भट्टी होती है, उस बात्या भट्टी में ऊपर से गिराते हैं। कहाँ से गिराते हैं जी? ऊपर से गिराते हैं। तो अब क्या होता है कि कोक जो है ईंधन और अवकारक का काम करता है। कोक किसका काम करता है जी? ईंधन और अवकारक का काम करता है। और भट्टी के ऊपरी भाग में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है अवकारक का कार्य करता है, तथा निचले भाग में कार्बन अवकारक का काम करता है। अभी अभी मैंने यह जाना कि जब हम निस्तापित हेमाटाइट अयस्क को और कोक एवं चूना पत्थर के मिश्रण को जब हम बात्या भट्टी में ऊपर से गिराते हैं, जब हम ऊपर से गिराते हैं तो क्या होता है कि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्शन होता है कुछ इसमें, और जैसे इसमें गिराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है इस भट्टी के ऊपरी भाग में, इस भाग में क्या करता है? अवकारक का काम करता है। और जबकि वह कोक यहाँ पे जो कार्बन होता है वो अवकारक का काम करता है। भट्टी में होने वाली अभिक्रिया, अब यह हम जानेंगे कि जब हम चूना पत्थर कोक से मिश्रित निस्तापित अयस्क हेमाटाइट को जब हम बात्या भट्टी में डाल देते हैं तो कुछ बात्या भट्टी में अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है जी? कुछ बात्या भट्टी में अभिक्रियाएं होती है, और उन अभिक्रियाओं को हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। एक भाग वो होता है कि जिसे बात्या भट्टी के जो नीचे अभिक्रिया होती है, एक बात्या भट्टी के जो नीचे अभिक्रिया होती है, दूसरा बात्या भट्टी के मध्य में जो अभिक्रिया होती है, और एक बात्या भट्टी के ऊपरी भाग में जो अभिक्रिया होती है। इस तरह हम 3 भागों में अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और तत्पश्चात हम शुद्ध लोहा का निष्कर्षण कर लेते हैं। तो भट्टी में होने वाली अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भट्टी के निचले भाग में, यानी बात्या भट्टी जो है आपकी, उसके निचले भाग में कैसा रिएक्शन होता है, कैसी अभिक्रिया होती है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या होता है कि कोक के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। हम जैसे ही ऊपर से इस सारे मिश्रण को निस्तापित अयस्क
कोक चूना पत्थर को इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि इसके नीचे क्या होता है, जो कोक होता है वो कोक जलने लगता है। और जब कोक जलता है तो क्या होता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। कौन सी गैस बनता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। यह जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है। जैसे ही कोक जलना प्रारंभ करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यह जो अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी होती है, जिसके कारण भट्ठी के निचले भाग का जो ताप होता है अधिकतम 2200 केल्विन 2200 केल्विन यानी 2200 केल्विन ताप क्या होता है जी, बढ़ जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बनता है वह ऊपर उठता है। इस भट्ठी के क्या होता है जी, ऊपर उठते जाता है। तो क्या होता है कि जैसे ही यह कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर उठता है तो कोक के संपर्क में आकर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पुनः कोक के संपर्क में आकर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह पुनः जो है कोक के संपर्क में आता है, क्योंकि हम ऊपर से क्या गिरा रहे हैं जी, निस्तापित अयस्क और चूना पत्थर के साथ कोक गिरा रहे हैं। और ये जो कोक के संपर्क में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आता है तो क्या बनाता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। क्या बनाता है जी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। और यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी होती है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भट्ठी के ऊपर की ओर जाता है तो कोक के साथ रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, और यह जो अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी होती है, जिसके कारण भट्ठी का ताप क्या होता है जी, 2200 केल्विन से घट जाता है, और वह ताप आपका 1570 केल्विन के आसपास हो जाता है। कितना केल्विन के आसपास जी, 1570 केल्विन के आसपास हो जाता है। इसी ताप पर 1570 केल्विन के आसपास के जो तापे हैं, उसी ताप पर भट्ठी के ऊपर जो लोहा जो होता है पिघल जाता है, और शेष Fe2O3 यानी हेमाटाइट अवकृत होकर लोहा में बदल जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे ही निचली भट्ठी में कोक जो है जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो हुआ ऊपर उठते हुए गया और पुनः कोक से रिएक्शन किया, संपर्क में आया तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाया, और उस वहाँ के ताप जो है ऊष्माशोषी प्रक्रिया हुई, जिसके कारण वहाँ का ताप घट गया। और उसके बाद क्या होता है कि इस ताप पर यानी 1570 केल्विन के आसपास के जो तापे हैं, उस ताप पर क्या होता है कि लोहा पिघल जाता है, और जो हेमाटाइट अयस्क हैं वह कार्बन द्वारा अवकृत होकर लोहा में बदल जाता है। देखिए हेमाटाइट अयस्क Fe2O3 और 3 गो कार्बन से संयोग करके 2Fe+3CO यानी जो Fe2O3 हेमाटाइट अयस्क जो है, यह जो है कार्बन से रिएक्शन करके लोहा में बदल जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जिसके कारण यह क्या होता है जी, उड़ जाता है, और इस प्रकार हमको हेमाटाइट से लोहा प्राप्त हो जाता है। अब हम जानेंगे कि भट्ठी के जो मध्य में अर्थात बात्या भट्ठी के जो मध्य में जो अभिक्रिया होती है उसको हम जानेंगे। तो यहाँ पे बात्या भट्ठी के मध्य में यह होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर, जी हाँ चूना पत्थर, इसको संगमरमर भी कहा जाता है। चूना पत्थर को ही संगमरमर कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वह जो है जब ताप इसको मिलेगा तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में परिवर्तित हो जाता है। पुनः समझते हैं कि बात्या भट्ठी के मध्य में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है, चूना पत्थर जो है, वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो उड़ जाता है। अब क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट से जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, यह गालक का काम करता है। यानी इस बात्या भट्ठी के मध्य में जो कैल्शियम ऑक्साइड हैं, यह जो है गालक का काम करता है, और जो भी अशुद्धि के रूप में निस्तापित अयस्क में रहता है उससे ये क्या करता है
कि रिएक्शन करता है और धातुमल बनाता है। जैसे देख लीजिए, जो कैल्शियम ऑक्साइड है और SiO2 सिलिकेट से जो अशुद्धि है उससे रिएक्शन करता है और कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। क्या बनाता है जी? कैल्शियम सिलिकेट बनाता है, जो धातुमल के रूप में हमको प्राप्त होता है। और वह धातुमल पिघली हुई धातु के ऊपर से एक मार्ग होता है यहाँ से, और उसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। हम पुनः उसको उस चित्र के माध्यम से हम समझाएंगे। तो अभी अभी मैंने यह जाना कि बात्या भट्टी के मध्य में क्या होता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है या संगमरमर जो है, वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उस मिश्रण में उपस्थित जो अशुद्धि है सिलिकेट SiO2 उससे रिएक्शन करता है और धातुमल के रूप में CaSiO3 को बनाता है, जो धातुमल के रूप में अलग कर लिए जाते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि बात्या भट्टी के ऊपर की जो अभिक्रियाएं होती है उसको हम अध्ययन करेंगे। तो बात्या भट्टी के ऊपर क्या होता है कि जो आपका लौह ऑक्साइड है, कि कौन जी? जो आपका लौह ऑक्साइड है FeO, क्या है जी? FeO है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है। क्या करता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है और जो है आपको लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। अभी अभी मैंने बताया कि बात्या भट्टी के ऊपर क्या होता है, इस भाग में क्या होता है कि जो लौह ऑक्साइड होता है FeO, लौह ऑक्साइड जो होता है वह जो है किससे रिएक्शन करता है जी? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है, इसके संपर्क में आता है और किस में बदल जाता है जी? लोहा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है जो उड़ जाता है। अरे गैस है तो गैस उड़ेगा नहीं जी? उड़बे करेगा। गैस में उड़ने का गुण पाया जाता है। यह बात मैंने बहुत बार बता दिया हूं। अब क्या होता है कि भट्टी के ऊपरी भाग में जो आपका हेमाटाइट होता है, कौन जी? हेमाटाइट होता है, वह क्या करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड से, किससे जी? कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है। क्या करता है जी? रिएक्शन करके 2Fe3O4 प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब जो है बात्या भट्टी के ऊपर, कौन जी? किस भट्टी के ऊपर? बात्या भट्टी के ऊपर जो आपका हेमाटाइट है Fe2O3 है, वह पुनः कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद Fe3O4 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, वो भी उड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए Fe3O4, ये तो है मैग्नेटाइट का सूत्र। किसका है जी? मैग्नेटाइट का सूत्र है। तो यहाँ पे देखिए हमको यही जानना है कि जो भट्टी के ऊपरी भाग जो है वहां पर जो हेमाटाइट जो है, जो हेमाटाइट अयस्क है, वह हेमाटाइट क्या होता है जी? हेमाटाइट क्या होता है कि वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है, उसके संपर्क में आता है तो वह मैग्नेटाइट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है जी? मैग्नेटाइट में बदल जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटाइट है Fe3O4 जो है वह 4 गो कार्बन मोनोऑक्साइड के अणु से मिलकर 3 Fe प्लस 4 CO2 गैस बनाता है और यह जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यह उड़ जाता है और इस प्रकार हमको लोहा प्राप्त हो जाता है। समझे? पुनः समझ लेते हैं कि भट्टी के ऊपरी भाग में क्या होता है कि जो लौह ऑक्साइड है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से संयुक्त होकर या रिएक्शन करके लोहा में बदल जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि भट्टी के ऊपर ही भाग में जो हेमाटाइट है वह कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आता है और मैग्नेटाइट में बदल जाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब क्या होता है कि जो मैग्नेटाइट है वह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से पुनः रिएक्शन करता है। Fe3O4 और 4 CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पुनः रिएक्शन करता है और 3 Fe और 4 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इस प्रकार हम लोहा को प्राप्त कर लेते हैं और इस लोहा का शोधन करके हम शुद्ध लोहा को प्राप्त कर लेते हैं। तो पहले आप लोगों को मैं यह बता दिया हूं कि जो लोहा है इसका जो शोधन होता है बेसमरीकरण विधि से किया जाता है। किस विधि से किया जाता है जी? बेसमरीकरण विधि के द्वारा इस लोहा का हम शोधन कर लेते हैं और उसके बाद हमको शुद्ध लोहा प्राप्त हो जाता है।
तो इस प्रकार अभी अभी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन लोहा के निष्कर्षण के बारे में जाने, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है आपकी 2021 ISSC इंटर एग्जाम में न पूछ दे, हो सकता है कि पूछ सकता है। तो इस प्रकार हमने जितना भी इम्पोर्टेंट तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित जो तथ्य था उसका हम लोग आज अध्ययन कर लिए। हमारा लेक्चर नंबर 11 में ये पूरा कंप्लीट हो गया, जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। अब हम कल इस चैप्टर के तत्वों के निष्कर्षण एवं सिद्धांत के जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम लेकर आएंगे और आप सभी को बताएंगे। और हमें बहुत खुशी होगी कि मेरे द्वारा जो आप लोग पढ़े हैं, अच्छा से अध्ययन किए हैं, तो कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो भी हम पूछेंगे उसका आप लोग जवाब देंगे। तो हम लोग नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ पुनः कल मिलेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के लिए। ओके।